नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। अपना टॉपिक था मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, उसमें मंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, मंत्रियों की क्या योग्यता है, उनकी शपथ क्या है, कौन से सदन के सदस्य होने चाहिए, मंत्रियों के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सब चीजों की हमने पिछली क्लास में बातें की। आज हम बातें करेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद का उल्लेख। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति की बातें करते हैं। पहले नियुक्ति की बातें करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप पिछली क्लास में ये तो पढ़ ही चुके हो कि भाई कौन करता है, राज्यपाल करता है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में। पिछली क्लास में आपने ये भी पढ़ लिया कि अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है और उसी में कहा गया है कि वह मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए इसमें नियुक्ति की थोड़ी और डिटेल से बात करेंगे। नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसको नियुक्त करेगा? ये देखिए, ठीक है, किसको नियुक्त करेगा? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया। ये भी आप पिछली क्लास में देख चुके हो, 164 के तहत। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लीजिए विधानसभा के चुनाव होते हैं, अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है या फिर गठबंधन पहले बन जाता है चुनाव में, उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो उस दल या गठबंधन के द्वारा जो घोषित नेता होता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब आगे बात करें। यहाँ पे मुख्यमंत्री राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग, अगर स्वविवेक की बात करें, स्वविवेक का प्रयोग, ये देखिए, ठीक है, तो दो आधारों पर करेगा। यानी नियुक्ति में स्वविवेक के प्रयोग की बात करें तो दो आधारों पर, कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, या फिर नंबर 2 यहां पे बात करते हैं, दल का कोई स्पष्ट नेता ना हो, दल का कोई स्पष्ट नेता ना हो। नंबर 3, अचानक मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाए, वह दल द्वारा घोषित नेता ना हो, दल द्वारा घोषित नेता न हो। ये 3 परिस्थितियां हैं जिनमें नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना। देखो वैसे तो नॉर्मली राज्यपाल है, विधानसभा में जो बहुमत दल के द्वारा चयनित नेता होता है, बहुमत दल के द्वारा चयनित नेता होता है, उसी को राज्यपाल अनिवार्य रूप से, बाध्यकारी रूप से मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन कई बार हम बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? तो यहाँ पे 3 परिस्थिति है दोस्तों, कि एक तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, या फिर दल का कोई स्पष्ट नेता ना हो, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्पर्धी नेता हो, या फिर अचानक मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाए। ठीक है,
और दल द्वारा कोई घोषित नेता न हो। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है इन 3 परिस्थितियों में। इनके अलावा ध्यान रखना, राज्यपाल बाध्य है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने हेतु। क्लियर है? अब यहाँ पे 2-3 जो प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देता हूं ना। पहला प्रश्न तो देखो, क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 164 में। दूसरा, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है? तो दोस्तों क्या होता है? नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है। किन परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें 3 बातें याद रखना, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, दल का कोई स्पष्ट नेता ना हो, या अचानक यथा मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई और इस कोई स्पष्ट घोषित नेता न हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों की। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें यहां पे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की, पहली बात करें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधान होता है। ठीक है। इसलिए इसकी 3 भूमिकाएं हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते इसकी 3 भूमिकाएं हैं। वो कौन कौन सी? एक तो मंत्रिपरिषद का निर्माता, मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है ये। ठीक है। नंबर 2 भूमिका इसकी मंत्रिपरिषद का संचालक। मंत्रिपरिषद का संचालक होता है ये। ठीक है। और नंबर 3 मंत्रिपरिषद का सहारक। मंत्रिपरिषद का सहारक होता है ये। यानी हम कह सकते हैं इसके कार्य और भूमिका में, अगर सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में हम बात करें, ठीक है, कार्य और भूमिका में हम बात करें किसके संबंध में? मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का ये क्या होता है? प्रधान। इस नाते ये 3 भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद का ये निर्माता होता है, मंत्रिपरिषद का ये संचालक होता है और मंत्रिपरिषद का ये सहारक होता है। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका निभाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका निभाता है। यानी जिस प्रकार ब्रह्मा जी की भूमिका क्या है? निर्माता के रूप में, विष्णु की भूमिका संचालक के रूप में, शिव की भूमिका सहारक के रूप में। तो ये एक तरीके से मंत्रिपरिषद का ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका निभा रहा है। मंत्रिपरिषद का संचालक होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और सहारक होता है। चलिए हम निर्माता के रूप में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्माता के रूप में, मंत्रिपरिषद के निर्माता के रूप में। ठीक है। निर्माता के रूप में दोस्तों बात करें तो देखिए, पहला, मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है। मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है दोस्तों। निर्माता के रूप में ध्यान रखना, सबसे पहली बात, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। तो पहली बात हम कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को यह सलाह देता है और राज्यपाल इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी जिसका नाम मंत्री के लिए राज्यपाल को देगा उसी को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करेगा।
ठीक है। नंबर 2, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा जो करने का अधिकार है वो केवल और केवल मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, शिक्षा मंत्रालय किसको देना है, गृह मंत्रालय किसको देना है, चिकित्सा मंत्रालय किसको देना है, सूचना मंत्रालय किसको देना है, पंचायती राज मंत्रालय किसको देना है, ये सब निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। यानी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। इसी प्रकार मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली बार किसी मंत्री को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया तो जरूरी नहीं 5 साल वो शिक्षा मंत्री रहेगा, नहीं, उसका विभाग बदल सकता है, उसे पंचायती राज मंत्रालय में भेजा जा सकता है, पंचायती राज वाले मंत्री को शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ये मंत्रियों में फेरबदल करने का अधिकार है, वो भी किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। ये जब चाहे तब किसी भी मंत्री के मंत्रालय को बदल सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, मंत्री परिषद का विस्तार कर सकता है। मंत्री परिषद का विस्तार या कमी कर सकता है, विस्तार या कमी कर सकता है। ठीक है, यह अपनी मंत्री परिषद के आकार को बढ़ा भी सकता है संविधान के अनुकूल रहते हुए। और संविधान में आपको पता है राज्य मंत्री परिषद है, उसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 15%, उस दायरे में रहते हुए अपनी मंत्री परिषद को बढ़ा सकता है तो न्यूनतम 12 तक इसको घटा भी सकता है। यह भी इसके पास विशेष अधिकार है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, मुख्यमंत्री निभाता है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति हालांकि राज्यपाल करता है लेकिन उसको नाम मुख्यमंत्री देता है, सलाह उसको कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। मंत्रियों के बीच विभाग, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री, किसको उप मंत्री बनाना है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ठीक है, कौन से मंत्री के विभागों को बदलना है, मंत्री परिषद का विस्तार करना है या उसमें कमी करनी है, ये सारे काम किसके हैं, मुख्यमंत्री के। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद का निर्माता। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद का निर्माता। नेक्स्ट बात करें मंत्री परिषद के संचालक के रूप में, मंत्री परिषद के संचालक के रूप में भूमिका। ठीक है, अब देखो मंत्री परिषद के निर्माता के रूप में तो हमने इसकी भूमिका समझ ली, यानी ब्रह्मा के रूप में हमने इसकी भूमिका समझ ली। अब इसके विष्णु अवतार को हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ये क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अतः मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्री परिषद की प्रधान होता है, इस नाते मंत्री परिषद की जो बैठक है उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, महत्वपूर्ण मुद्दे मंत्री परिषद के समक्ष रखवाता है, मंत्री परिषद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है दोस्तों,
अब यहां पे देखो, इसकी ब्रह्मा की भूमिका तो संचालक के रूप में थी, निर्माता के रूप में, और विष्णु की भूमिका संचालक के रूप में। चूंकि ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते न केवल मंत्रिपरिषद की बैठकों की ये अध्यक्षता करता है, बल्कि ध्यान रखना मंत्रिपरिषद के समक्ष कौन से मुद्दे लाए जाएंगे, कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, वो सब यही रखवाता है। और साथ में अंतिम जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो भी किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। इवन मंत्रिपरिषद की बैठक कब होगी, कब नहीं होगी, कहां होगी, कैसे होगी, उसमें कौन कौन से मुद्दों पर विचार किया जाएगा, इन सब बातों को कौन डिसाइड करता है, मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। इसलिए इसको विष्णु का अवतार यानी मंत्रिपरिषद का संचालक के रूप में माना जाता है। तो न केवल ये मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, बल्कि ये मंत्रिपरिषद का संचालक होता है। तो शिव की भूमिका के रूप में ये मंत्रिपरिषद का सहारक भी होता है। तो नेक्स्ट इसकी भूमिका है सहारक के रूप में, मंत्रिपरिषद के सहारक के रूप में, ठीक है। अब सहारक के रूप में इसकी भूमिका देखो, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, किसी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु, किसी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राज्यपाल को सलाह दे सकता है, राज्यपाल को सलाह दे सकता है। नेक्स्ट, स्वयं त्यागपत्र देकर, स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है, मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की मृत्यु पर, मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है। तो देखो ये चार भूमिकाएं ये सहारक के रूप में, यानी मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल दे तो उसको त्यागपत्र देना ही होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और अमूमन अगर मुख्यमंत्री ऐसा कहता है तो संबंधित मंत्री त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है दोस्तों कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को हटा सकता है, नहीं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसका मतलब उनको राज्यपाल ही हटा सकता है। उनको कौन हटा सकता है, राज्यपाल ही हटा सकता है, न कि मुख्यमंत्री हटा सकता है। तो वो कह सकता है त्यागपत्र देने के लिए, लेकिन अगर कोई ढीठ प्रवृत्ति का मंत्री है और वो उसकी बात नहीं मानता है, उसकी बात नहीं मानता है, ऐसे में किसी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु किसको सलाह दे सकता है, वो राज्यपाल को सलाह दे सकता है। राज्यपाल इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, राज्यपाल अनिवार्य रूप से उस मंत्री को बर्खास्त करेगा जिस मंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने सलाह दी थी। यानी वास्तविक तौर पर हटाने का काम कौन कर रहा है, राज्यपाल मनमर्जी से नहीं हटा सकता, वास्तविक हटाने का काम मुख्यमंत्री ही कर रहा है, लेकिन संवैधानिक रूप से हटाएगा कौन है, राज्यपाल हटाएगा, मुख्यमंत्री नहीं हटाएगा। केवल वो क्या देता है, सलाह देता है, और वो सलाह इतनी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को माननी ही पड़ेगी। तो वो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है, अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राज्यपाल को सलाह दे सकता है। और साथ ही ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री खुद त्यागपत्र देकर, स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। यानी अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो वो सारी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है, मंत्रिपरिषद समाप्त
हो जाती है, मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा बात करें, मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी दोस्तों मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो अपनी नई मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। समझ गए ना? तो इस रूप को देखते हुए इसने कौन सा सहारक का मतलब सहारक कहा जाता है, इन कामों को देखते हुए मंत्रिपरिषद का क्या कहा जाता है, सहारक। तो ये केवल न केवल मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, संचालक होता है, बल्कि मंत्रिपरिषद का सहारक होता है। इसीलिए राज्य में ध्यान रखना, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व। मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व कर्तव्य। अनुच्छेद 167। दोस्तों सबसे पहली बात, प्रश्न यहीं से आता है ज्यादातर, तो जो ज्यादातर प्रश्न आता है वो यहीं से आता है। केवल ये लाइन मैंने जो लिखी है, हालांकि तीन हम पढ़ेंगे, तीनों को, तीन इसके संवैधानिक दायित्व है। तो यहां पर आपसे देखो प्रश्न 3-4 टाइप से पूछेगा। पहला, संविधान के कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 167 में। संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 167 में। यानी ये 167 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा, जो यहां से प्रश्न आता है, जो मैं 3 आपको संवैधानिक दायित्व बनाऊंगा, ऑप्शन में 3 तो वो होते हैं, और चौथा मान लीजिए कि वो दे देता है मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, चौथा ये दे देता है। और प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व नहीं है? अब जो 3 आप पढ़ोगे, एक तो वो, और चौथा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, तो आपके मन में क्या आता है कि काम तो उसका वो भी है, काम तो उसका वो भी है, आपके मन में यही आएगा। लेकिन दोस्तों पूछ क्या रहा है, वो केवल अनुच्छेद 167 में वर्णित 3 कामों को पूछ रहा है वो। तो आपको ये 3 काम पर्टिकुलर याद रखने हैं। चौथा काम चाहे हो उसका, लेकिन वो उसका संवैधानिक दायित्व है नहीं है। वो शक्ति यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, ये शक्ति उसे मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते मिली है, न कि संविधान में इस बात का उल्लेख है। समझ गए ना? तो यहां पे 3 संवैधानिक दायित्व कौन कौन से हैं? पहली बात करें, राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन एवं विधान संबंधी, विधान संबंधी सभी विनिश्चय, सभी विनिश्चय यानी निर्णय राज्यपाल को सूचित करें, राज्यपाल को सूचित करे। पहला, उसका पहला दायित्व क्या है कि राज्य प्रशासन के संबंध में, राज्य प्रशासन और विधान के संबंध में, ठीक है, मंत्री परिषद के, यहां पे एक शब्द है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय यानी सभी निर्णय है वो राज्यपाल को सूचित करे। तो यहाँ पे पहला दायित्व क्या है कि राज्य के प्रशासन और विधान के संबंध में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल तक वो सूचना पहुंचाए, वो जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाए। नंबर 2 भी ऐसा ही है, राज्य के प्रशासन, राज्य के प्रशासन व विधान संबंधी, विधान संबंधी जो सूचना राज्यपाल मांगे, जो सूचना राज्यपाल मांगे वह उसे दे,
वह उसे दे। दूसरा उसका संवैधानिक दायित्व, देखो पहले में क्या कि वो खुद राज्यपाल को सूचना देगा पहले में, ठीक है। पहला उसका दायित्व क्या है कि राज्य के प्रशासन और विधान के संबंध में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है वो राज्यपाल को अवगत करवाएगा। नंबर 2 क्या है कि राज्य के प्रशासन और विधान के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से जो सूचना मांगता है, राज्यपाल का अधिकार है कि वो सूचना मांग सकता है, तो जो सूचना मुख्यमंत्री से राज्यपाल मांगता है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह सूचना उसे उपलब्ध करवाए। इसके अलावा जो तीसरा है इसका, किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय ले लिया, मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए, ठीक है। तो देखो ये तीसरा उसका कर्तव्य क्या है, संवैधानिक जो दायित्व जिसका संविधान में उल्लेख किया गया वो है कि जैसे मान लो कोई भी विषय है उस पर अकेले उस विभाग के मंत्री द्वारा डिसीजन लिया गया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल अगर अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विषय को रखाओ, तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उस विषय को वो मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। तो दोस्तों ये 3 संवैधानिक दायित्व है। पहला कौन सा है, और ध्यान रखना यहां पे आप अनुच्छेद 78 कर दोगे और राज्य की जगह संघ कर दोगे, ठीक है, और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री कर दोगे, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति कर दोगे, तो वो प्रधानमंत्री के संवैधानिक दायित्व बन जाएंगे, सेम टू सेम। बस यही लाइनें आपको रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला उसका दायित्व क्या पढ़ा था आपने कि राज्य के प्रशासन और विधानों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को अवगत करवाएगा। दूसरा इसमें दायित्व क्या है कि राज्य के प्रशासन विधान संबंधी राज्यपाल मुख्यमंत्री से जो सूचना मांगता है वह उसे उपलब्ध करवाएगा। और तीसरा इसका क्या है कि अगर किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो मंत्रिपरिषद द्वारा अपेक्षा किए जाने मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। अब दोस्तों देखो प्रश्न क्या आता है, प्रश्न एक तो मैंने आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रश्न आ जाए मान लो कि यहां पे एक प्रश्न आ गया कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन तो यह है और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। अब आपके मन में क्या आता है कि वो तो उसका काम है, ठीक है, प्रश्न में पूछेगा निम्न में से कौन सा उसका काम नहीं है या कौन सा उसका संवैधानिक दायित्व नहीं है। तो दोस्तों मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का काम तो है, लेकिन ध्यान रखना वो उसका संवैधानिक दायित्व नहीं है, वो उसका संवैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि वो अधिकार उसे मंत्रिपरिषद के निर्माता के रूप में या मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में या प्रधान के रूप में उसका वो कार्य है, न कि उसका संवैधानिक दायित्व है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के समक्ष भूमिका पढ़ी, अगली क्लास में हम उसकी और भूमिका और कार्यों की बात करेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।